Dear student, now we are going to discuss on another aspect of the family law, that is the child marriages in India. Before coming to the various problems under the child marriages, it is necessary for all of us to know that under the Hindu laws, how the child marriage come into the effect and how the marriages still continue and till even today the child marriage is not being made invalid marriage under the various statutes. अगर हम भारत में स्पेशली हिंदू सोसाइटी में और मुस्लिम सोसाइटी में देखें तो चाइल्ड मैरिजेस में हिंदू सोसाइटी में अगर आप इसकी बात करें तो चाइल्ड मैरिजेस को प्राचीन काल से ही मान्यता मिली थी। अगर आप वैदिक पीरियड को देखें तो वैदिक पीरियड में ज़्यादातर इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन की बात की गई थी। पति और पत्नी के बीच में एक समानता का अधिकार, बराबरी का दर्जा, इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन की बात वैदिक काल में की हुई थी, क्योंकि जैसे वी जनरली कंसिडर दैट द वेद वर मेड बाय द गॉड। सो चूँकि जो वेद है वो वेदों में ईश्वर की वाणी है, अतः वेद में कभी कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मनुस्मृति में जब हम आते हैं, स्मृति पीरियड में आते हैं, तो धीरे धीरे विमेन की हम लोगों को स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिप्लोरेबल नज़र आती है। अगर मनुस्मृति को देखें तो मनु ने विमेन को मैन के बराबर नहीं माना है। विमेन की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय बनाया गया है मनुस्मृति में। मनु ने कहा है कि अगर आप देखें तो ये मनु का कहना है कि मनु कंसीडर वुमेन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड बाय द मैन। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड शी वाज प्रोटेक्टेड बाय हर पेरेंट्स, ड्यूरिंग द यूथ शी वाज प्रोटेक्टेड बाय हर हस्बैंड, एंड ड्यूरिंग द एज्ड टाइम शी वाज प्रोटेक्टेड बाय हर चिल्ड्रन। सो शी नेवर बी इंडिपेंडेंट थ्रू आउट हर लाइफ। अगर आप याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि पुरुष जो है वो ब्रह्मचर्य के पालन के बाद उसका विवाह हो जाता है। तो जहाँ तक पुरुष की बात है तो चूंकि ब्रह्मचर्य कहा गया तो जनरली वो एज ऑफ मेजॉरिटी में चला आता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य पूरा करते करते वो एज ऑफ मेजॉरिटी में चला आता है। तो ऐसी स्थिति में वो जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो पुरुष के लिए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो मेजर होता है। और लेकिन लड़की के लिए ये हमेशा कहा गया है कि जो अगर आप विष्णु पुराण में कहा गया है कि ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी कि पुरुष की आयु जो है स्त्री की आयु से लगभग 1/3 भाग बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लड़कियां जो है ज़्यादातर कम उम्र में उसकी मैरिजेस होती है। तो अगर आप हिंदू विधि को देखें तो हिंदू विधि में कहा गया है कि मैरिज इज ए सैक्रामेंट, यानी एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। अतः कोई भी पुरुष जो है, और दूसरा भी बात ये कही गई है कि लड़की का पिता लड़की का दान करता है, कन्या दान करता है। अतः जो व्यक्ति दान करता है और जिस व्यक्ति को दान किया जाता है, दे मस्ट बी मेजर। तो पुरुष तो शुरू से ही मेजर रहा है, उसके लिए चाइल्ड मैरिजेस बहुत बड़ी समस्या नहीं रही है। लेकिन लड़की जो है वो काफ़ी समय से ही चाइल्ड मैरिजेस की शिकार रही है, और इवन आज भी भारत में चाइल्ड मैरिजेस जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन में है। अगर आप देखिए कि कारणों को देखें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, एंड क्यों इतने रैम्पेंट पोजीशन में थी भारत में चाइल्ड मैरिजेज, तो सबसे बड़ा अगर रीजन देखें तो हमारा जो कस्टम है या हमारा जो रिचुअल्स है, जो हमारी प्रथाएं हैं, वो ज़्यादा हद तक इसे हम जिम्मेदार मान सकते हैं। क्योंकि ये कस्टम था भारत में जो काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू होता था, वो था गर्भदान रीति। इट मीन्स इसका मतलब था इट इज ऑब्लिगेटरी कोहैबिटेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ शुड टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर सी वाइफ अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही ये कहा गया था गर्भधान रीति के अंतर्गत कि जैसे ही पत्नी जो है प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था में प्रवेश करे, पुरुष के लिए यानी उसके पति के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, यानी कि वो
मैरिज को कंज्यूमेट करें। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इंडिकेट करती थी कि भारत में प्राचीन काल से ही यानी स्मृति काल के बाद से भी चाइल्ड मैरिजेस जो है वो बड़े पैमाने पर भारत के प्रत्येक हिस्से में पाई जाती थी। अगर हम कुछ ब्रिटिश केसेस को देखें, ब्रिटिश हैज प्लेड a very important role to implemented the prohibition of the child marriages in all over the India। अगर आप अगर आप ब्रिटिश के पहले केस को देखें तो एक केस आया था दादाजी भीखाजी वर्सेस रुक्माबाई, 1885 का केस था। इस केस में रुक्माबाई की शादी दादाभाई के साथ हुई थी और जब वो रुक्माबाई 21 साल की हो गई तो उसने अपनी शादी को चैलेंज किया। इस दौरान वो पति के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था। उसने चैलेंज इस आधार पर किया कि जब उसकी हुई थी तो उसकी उम्र 11 साल थी। When she was entered to the marriage, at that time she was at 11 years of her age। So उन्होंने ये कहा कि उस वक्त वो जो शादी के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, जो सहमति दी गई थी उसके माता पिता के द्वारा दी गई थी, अतः वो शादी जो है वो वैलिड मैरिज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसके पति ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट्स, ये भारत में पहला ऐसा केस था जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट्स को के रूल्स को इस्टेब्लिश किया गया था। इसी बाद में पति ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिक्री अपने फेवर में पारित की और कोर्ट ने रुक्माबाई को कहा कि वो अपने पति के साथ आकर कोएबिटेशन प्रारंभ करे और कंजुअल राइट्स जो है वो प्रारंभ करे। तो रुक्माबाई ने इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिक्री को मानते हुए उसने अपने पति से समझौता किया और साथ में कोर्ट ने भी कहा कि अगर वो कोएबिटेशन प्रारंभ नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में जो है उसको 6 साल की कैद की सजा भुगतना पड़ सकता है। रुक्माबाई ने इस रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिग्री पारित होने के बाद अपने पति के साथ समझौता कर लिया और 2000 रुपये देकर उसने अपनी स्वतंत्रता को खरीद लिया और उस पति से ये कमिटमेंट किया कि वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुअल राइट की डिग्री को प्रेस नहीं करेगा। बाद में रुक्माबाई जो है वो विदेश चली गई, मेडिसिन की पढ़ाई की और फिर गुजरात में आगे प्रैक्टिस करने लगी और बाद में उसने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भारत में चलाया। एक जो बहुत ही दर्दनाक केस आया जो पूरे के पूरे ब्रिटिश शासन को झकझोर के रख दिया, वो केस आया था फुल मनी का केस 1890 में। ये केस 1885 का था। 5 साल के बाद फुल मनी का केस आया और उस केस का फैक्ट ये था कि एक 10 साल की लड़की की शादी 35 साल के एक लड़के के साथ होती है, यानी 35 साल के एक व्यक्ति के साथ होती है। शादी के पहले नफ्सल राइट में पति के द्वारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया था वो बहुत ही ब्रूटली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया था, जिसके कारण वो उसका विजाइना जो है, लड़की का विजाइना रैप्चर हो गया, उसमें काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी और रात भर वो ब्लीडिंग से तड़पती रही। बाद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पूरा का पूरा बेड जो है वो खून से सन गया था। लड़की की माँ ने जब अपनी लड़की की स्थिति को देखा तो काफ़ी तड़प गई। लड़की काफ़ी देर तक तड़पती रही और कुछ घंटों के बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उस लड़की के माँ ने अपने दामाद के खिलाफ, जो 35 साल का था, उसने मर्डर का केस इंस्टीट्यूट किया और उसके बाद जब मुकदमा आगे बढ़ा तो जस्टिस विल्सन जो है इस मुकदमे को सुन रहे थे। जस्टिस विल्सन ने अपने जजमेंट में कहा क्योंकि भारत में मैरिज इज ए सैक्रामेंट, सो जो भारत में शादियां जो है संस्कार है और चूंकि उस पति ने एक वैलिड मैरिज किया था और प्राचीन हिंदू विधि में कहीं पर भी विवाह कितने वर्ष में लड़की की जाए ये कहीं प्रिस्क्राइब, यानी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अतः जो व्यक्ति ने लड़की के साथ शादी की वो वैलिड मैरिज थी और वैलिड मैरिज के बाद अगर उसने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था वो भी वैलिड सेक्सुअल इंटरकोर्स था और उसके दौरान अगर उसकी मृत्यु हुई तो ऐसी स्थिति में पति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि इस केस में पति को छोड़ दिया गया, लेकिन इस केस के बाद से ब्रिटिश शासन ने इस पर काफ़ी चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर काफ़ी गहनता से विचार किया और अल्टीमेटली पहली बार भारत में 1925 में चाइल्ड मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसमें पहली बार भारत में जो लड़कियों की उम्र जो है वो 13 साल करने का प्रावधान किया गया।
बाद में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पारित किया गया, जिसमें लड़की की उम्र बढ़ा के 14 साल की कर दी गई और लड़के की उम्र 18 साल रखी गई। 1949 में पुनः चाइल्ड मैरिज में संशोधन हुआ और लड़की की उम्र 14 साल पुनः कर दी गई। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 सब क्लॉज 3 में लड़की की उम्र 14 से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई और लड़के की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल कर लड़के की उम्र 18 साल रखी। बाद में 1978 में पुनः चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल रखी गई। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में अगेन 2006 में संशोधन हुआ और ये कहा गया कि जो व्यक्ति चाइल्ड मैरिज करेगा वो मैरिज कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी के इच्छा पर ऑप्शन पर वो वैलिडेबल होगा और सज़ा जो है जो बढ़ा के कैद की सज़ा जो है साल भर कर 1 साल कर दी गई और जो फाइन है उसे जो है वो फाइन जो है कैद की सजा जो है वो 2 साल कर दी गई और फाइन जो है 1 लाख कर दी गई। यानी कि उसको 2006 में और पनिशमेंट को रिग्रेस किया गया, लेकिन मैरिज को कहीं पर भी वाइड घोषित नहीं किया गया। तो अगर आप इस दोनों केस को देखें, फुलमनी का केस एज वेल एज द दादाबाई बीकाजी वर्सेस रुक्माबाई का केस, इस दोनों केसेस ने ब्रिटिश केसेस ने भारत में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक प्रकार का आंदोलन छेड़ा और जो आंदोलन अल्टीमेटली जो है 2006 के चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के बाद जो है अब ये लगने लगा है कि हो सकता है आने वाले समय में चाइल्ड मैरिज को टोटली बैन कर दिया जाए और उसे वाइड घोषित कर दिया जाए। अगर आप देखें तो व्हाट इज द कर्स फॉर गर्ल्स, अगर इफ देयर इज ए चाइल्ड मैरिजेस, जो चाइल्ड मैरिज जो है वो एक्चुअली लड़कियों के लिए एक अभिशाप के समान है। क्यों अभिशाप है? क्योंकि ऑन हर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, उसके हेल्थ पर, उसके शरीर पर, उसके दिमाग पर जो है वो काफ़ी गंभीर प्रभाव डालता है, उसके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी पर काफ़ी गंभीर प्रभाव डालता है, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, उसके प्रॉपर्टी राइट्स पर, जो कि उनके फादर इन लॉज के रूप में एज वेल एज पेरेंटल हाउस में जो उसके प्रॉपर्टी राइट्स है उस पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दैट देयर इज ए मैरिटल रेप ड्यूरिंग द चाइल्ड मैरिज बाय हर हस्बैंड, फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे कि फुलमनी के केस में किया गया था कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ हस्बैंड के बड़े उम्र में जब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखें व्हाट इज द रीजन फॉर द चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, तो अगर रीजन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि अर्ली कस्टम एंड मैथोलॉजी, जैसे लाइक स्मृति पीरियड में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस गर्भाधान हुआ या चाइल्ड मैरिज कि वो पति के पिता के पहले घर रहती है, फिर वो पिता के संरक्षण में रहती है, पति के संरक्षण में रहती है, बच्चों के संरक्षण में रहती है, कभी भी इंडिपेंडेंट लाइफ उसके थ्रू आउट में नहीं रहती है। जो सबसे बड़ा रीजन है to the best of my knowledge as well as the knowledge of the legal part that why there is a child marriage all over India, that is the second reason है preserve the purity of the girls for upholding the honor of the family। अगर लड़की का पिता है या तो लड़की के घर वाले हैं, वो चाहते हैं कि जब तक लड़की उनके पास रहे उसकी प्यूरिटी जो है उसकी जो पवित्रता है वो खंडित ना हो। वो बड़ा रीजन है क्योंकि प्राचीन काल से ही लड़की का पिता हमेशा ये चाहता है कि जितनी सी जल्दी जैसे ही लड़की उसकी यौवनावस्था पार करे उसकी शादी कर दी जाए ताकि उसकी प्यूरिटी को वो ससुराल में पर प्यूरिटी को उसके अपने घर में उसको सुरक्षित रखा जा सके। जो सबसे और दूसरा रीजन है चेस्टिटी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। उस साथ ही साथ वर्जिनिटी एंड चेस्टिटी जो है शुरू से ही बताया गया है लड़कियों को कि चेस्टिटी और वर्जिनिटी ये जो उसके ऑर्नामेंट है, जो उसकी आभूषण है, जिसको हर स्थिति में उसको प्रोटेक्ट करना है, किसी भी कीमत पर इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें तो पेरेंट्स भी जो है चेस्टिटी और प्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए अपने लड़कियों को हमेशा घर के बाहर नहीं भेजते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उसकी लड़की जो है हमेशा घर में रहे, कहीं भी आए जाए नहीं, उसके किसी घूमे फिरे नहीं, कोई भी पुरुष मित्र उसका दोस्त ना हो सकता है। इवन आज भी इफ़ यू फाइंड आउट दैट एक लड़का और एक लड़की जो है कभी आपस में गुड फ्रेंड नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर
वो आपस में गुड फ्रेंड होंगे तो उसकी प्योरिटी, उसकी चेस्टिटी, उसकी उसका उसका जो उसका जो जिसको प्रिजर्व वर्जिनिटी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है अगर पुरुष के साथ वो उठती बैठती घूमती फिरती है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी उसे आइसोलेट जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं, वो सोशल लाइफ से, उस सामाजिकता से उसको दूर रखते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो पूरी तरह उसका जो पूरा का पूरा जीवन है वो अंधकार की तरफ होता है, वो आइसोलेट एंड सेग्रीगेट लाइफ जीने को विवश करती है। तो ये सभी चीज का अगर कारण देखें तो आपको वर्जिनिटी, चेस्टिटी एंड प्योरिटी को जो प्रिजर्व करने का जो उसका जो पुरुष प्रधान समाज में इसे प्रिजर्व करने का, कि अगर एक बार लड़की की प्योरिटी चली जाए, उसकी चेस्टिटी चली जाए तो फिर उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर उसके लिए जीवन जीना का कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट ने चाइल्ड मैरिजेस को जो है वो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस को जन्म दिया कि लड़की का पिता ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि अर्ली एज में उसकी जैसे ही प्यूबर्टी खत्म हो जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दी जाए ताकि उसकी चेस्टिटी और प्योरिटी को जो है वो मेंटेन कर रखा जा सके अपने माता पिता के घर में। हालांकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 59th रिपोर्ट में ये रिवील किया कि जो चाइल्ड मैरिजेस का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में ऐसा कोई लॉज नहीं है जो चाइल्ड मैरिजेस को वाइड घोषित करे। Even when I have already discussed with you all that when the 1955 when the Hindu Marriage Act was enacted, at that time under section 5 sub clause 3 prescribed the minimum age for the marriage, that is 18 for bride and 21 for girls. But it is also clearly mentioned under section 17 of the Hindu Marriage Act that if there is a violation of this act, it would not make any impact over the validity of its act. Means कि अगर 18 से कम और 21 से कम लड़का लड़की की उम्र होती है तो भी मैरिज जो है वो रिमेन वैलिड मैरिज, यानी कि मैरिज की वैलिडिटी पर कोई पक्ष चिन्ह लगेगा, मैरिज हमेशा वैलिड रहेगा। हाँ, द पार्टी हु विल रिस्पॉन्सिबल टू सॉमलाइज दिस मैरिज दैट पर्सन विल बी पनिश, यानी जो व्यक्ति ऐसे मैरिज को सॉमलाइज कराएगा उसे, यदि पंडित जी बराती घराती या लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप ये लोग पनिश किए जाएंगे। और पनिशमेंट भी बहुत ही मेजर पनिशमेंट था, दैट इज द आइदर 15 डेज सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज जुर्माना। तो ये इस बात को इंडिकेट करता था कि बहुत पार्लियामेंट की इच्छा पनिश करने की नहीं थी, ना ही चाइल्ड मैरिज, अंडर एज चाइल्ड मैरिज को वाइड घोषित करने की थी। साफ साफ कह दिया गया कि चाइल्ड मैरिज विल रिमेन अ वैलिड मैरिज, इफ देयर इज अंडर एज मैरिज दैट मैरिज विल बी अ वैलिड मैरिज। इफ यू सी द on the same point under the Muslim law, there you will find out that once a male or female attain the age of puberty, they will be eligible for the marriage, यानी कि एज ऑफ प्योरिटी वहाँ पर जो है वो 15 साल है, यानी कि जैसे ही मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की 15 साल के हो जाते हैं दोनों शादी कर सकते हैं। वहाँ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो ये कहता है कि एक व्यक्ति 18 साल में शादी कर सकता है, 18 साल में मेजर होता है, वहाँ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट वहाँ पर लागू नहीं होती है। भारत में इट इज ऑल्सो ए वेरी कंट्राडिक्टरी फैक्टर अंडर द हिंदू लॉ दैट one side there is the Indian majority act which talks about the age of majority shall be the 18 years for both bride and girl, but under the Hindu marriage act जो पुरुष होता है वो तब विवाह के योग माना जाता है जब 21 साल का हो जाए। यस, एज फार द गर्ल्स इज कंसर्न, वंस शी अटेन द एज ऑफ 18 years she will be become major for both majority as well as the marriages। बट 18 में लड़का मेजर तो हो जाता है लेकिन शादी करने के लिए मेजर जो है वो 21 साल में होता है। तो ये भी एक बड़ा कंट्राडिक्टरी फैक्टर है। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज को देखें कि भारत के बाहर डिफरेंट कंट्रीज में एज की क्या एज ऑफ द पार्टीज फॉर मैरिज की क्या योग्यता है, तो अगर आप देखें तो वेरियस कंट्रीज में जो है जैसे कि अगर आप देखें कि जो बॉयज एंड गर्ल्स की जो मैरिजेबल एज है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इट इज 18 ईयर, 18 साल है। इसमें अल्बेनिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, बुल्गारिया, बर्मा, कनाडा, डेनमार्क, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, घाना, ग्रीस, हंगरी, इटली, जापान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, मैक्सिको, नेपाल, पोलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, उगांडा, ये सभी ने अपने यहाँ पर
शादी की उम्र फॉर बोथ मेल और फीमेल जो है वो 18 साल रखी है। जहाँ तक चाइना की बात है तो जो वहाँ पर शादी की उम्र लड़के के लिए 22 साल और लड़के के लिए 20 साल रखी गई है, जबकि न्यूजीलैंड में लड़के और लड़की दोनों के लिए 20 साल रखी गई है। जो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर 40-45 इस्लामिक कंट्रीज़ को देखें तो ज़्यादातर ये उम्र लड़के और लड़की के लिए 13 से 15 साल है। इंग्लैंड में 16 साल दोनों के लिए रखा गया है। तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये 18 साल है, इस्लामिक कंट्रीज़ में 15 साल है, चाइना में 21 साल है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन 18 साल एक मेजरमेंट एज है। अगर आप देखें तो चाइल्ड मैरिज रिसेंट एक्ट 2006 में कहा गया है कि अगर चाइल्ड मैरिजेस है तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी जो है, ऑप्शन ऑफ कंटेक्टिंग पार्टी, उसकी इच्छा पर मैरिज जो है वाइडेबल होगा। यानी कि 2006 का पहला एक्ट है जिसने मैरिज की वैलिडिटी पर प्लस चिन्ह लगाया है। 2006 से पहले मैरिज की वैलिडिटी पर किसी भी एक्ट में प्लस चिन्ह नहीं लगा था कि मैरिज विल रिमेन ए वैलिड मैरिड, लेकिन 2006 के CMRA एक्ट में जो है साफ साफ कर दिया गया है कि ये वाइडेबल होगा, यानी कि एक पार्टी ऐसे वाइड घोषित कराना चाहे तो करा सकती है। साथ ही साथ उसने रिग्रेस फाइन की व्यवस्था रखी है जो मैक्सिमम 1 लाख है, साथ ही साथ 2 साल मैक्सिमम कारावास की सजा रखी गई है। तो ये इस एक्ट का जो अगर इस कायदे से इसको इम्प्लीमेंट कराया गया तो काफी हद तक ये चाइल्ड मैरिज को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। एक दूसरा केस जो है श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2005 के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाउ द टाइम हैज कम व्हेन द ईच एंड एवरी मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफिस। Court has directed to the central government to make it mandatory for the registration of marriage in each and every state in the territory of India. लेकिन ये दुख की बात है कि 3 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार सभी राज्यों से एडवाइजरी जारी करे और उसको कहे कि अपने यहाँ मैरिज जो के रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था करे। लेकिन आज तक आज तक कुछ अगर स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दे तो ज़्यादातर इवन यूपी में भी मैरिज को रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तो है लेकिन इसे कंपल्सरी नहीं बनाया गया है। यानी अगर पार्टी चाहे तो मैरिज को रजिस्टर करा सकती है, न चाहे तो इसकी वैलिडिटी पर कोई पैसे नहीं लगेगा। तो अगर सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के बाद को हम लोग के निर्णय को अगर हम लोगों ने टोटो मान लिया, यानी इम्प्लीमेंट करा दिया, तो अगर और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सभी राज्यों ने लागू कर दिया तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव ये होगा कि हम लोग जो है बाइगैमी मैरिज को रोक सकते हैं, बाइगेमस मैरिज को रोक सकते हैं और इवन चाइल्ड मैरिज पर टोटली लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैरिज जब रजिस्टर कराने जाएंगे तो वो पूछा जाएगा कि उम्र कितनी है, अगर अंडर एज होगी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर वो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। तो नाउ इन कंक्लूजन वी कैन से दैट टाइम हैज कम व्हेन द एग्जीक्यूटिव, Parliament and judiciary must think that child marriages is a evils for the Indian society, and especially it would make a very curse for the girls. भारत में लड़कियों को चाइल्ड मैरिज के रूप में सबसे ज़्यादा सहना उसके साइकोलॉजिकल और हेल्थ के रीजन से सबको ज़्यादा सहना उसको पड़ता है। अतः नाउ टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू रिकंसिडर अबाउट द एज ऑफ द मैरिज। और जज एटली कमीशन ने जो ये कहा है कि 18 से बढ़ाकर इसे 21 साल कर देनी चाहिए, उस तरफ हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर 21 साल में अगर लड़कियों की शादी होगी तो पूरी तरह से वो लड़की जो है अपने एजुकेशन को भी पूरा कर पाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटी को भी पाने में वो काफ़ी सार्थक ऐसे स्थिति में उम्र जो है वो आड़े नहीं आएगी। तो इन शब्दों के साथ नाउ वी आर गोइंग टू सम अप आवर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।